नमस्कार। आप देख रहे राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। हमारी स्पेशल पेशकश समाचार का सच, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा समाचार का सच। जो न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर ने दिया हुआ है या जो न्यूज़ चैनल ने आपको जो न्यूज़ दिखाया हुआ है, उस पर हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कांग्रेस की बात से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से स्टार्ट करें तो कर्नाटक की एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो न्यूज़ पोर्टल ने हाईलाइट किया हुआ है। उसमें कर्नाटक के मांड्या से फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा और उसमें शामिल हुई कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी। सोनिया गांधी भी शरीफ हुए भारत जोड़ो यात्रा में। उसी बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष राज्य के पूर्व मंत्री DK शिव कुमार ने इस मौके पर कहा कि विजयादशमी के बाद अब राज्य में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। डिटेल कुछ वो ऐसी बोले कि विजयादशमी के बाद कांग्रेस की अब जीत जो है वो सुनिश्चित है और हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं। डिटेल उन्होंने कुछ ऐसी बोली कि हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं, हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राज्य की सड़कों पर वहां पर उतरी है, तो जरूर कोई ना कोई नया अच्छी बात हो सकती है। डिटेल कुछ ऐसी सामने न्यूज़ पोर्टल ने लिखी है, जिसमें जो दैनिक जागरण ने जो डिटेल दी हुई है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो डिटेल ऐसी लिखी है उन लोगों ने कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन के अवकाश के बाद आज कर्नाटक के मांड्या जिले से फिर से शुरू हुई है, जिसमें राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी जुड़े। राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर शुरू हुई। इसी बीच यात्रा में पहली बार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल हुई है। डिटेल जो लिखी हुई है वहां पर जो दैनिक जागरण ने वो डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्षा व राज्य के पूर्व मंत्री DK शिव कुमार ने इस मौके पर कहा कि विजयादशमी के बाद अब राज्य में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा की दुकान बंद होने वाली है। भाजपा की कई स्टेट में जो दुकान चालू है वो हम लोग बंद करवाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट दिया भाजपा के सामने। उसी बीच डिटेल कुछ वहां पर जो लिखी हुई है, हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राज्य की सड़क पर उतरी है, तो नई कुछ बात हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची सोनिया गांधी और राहुल ने अपने कंधों पर हाथ रख के उनका स्वागत किया और 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद वो फिर से वापस लौट गई। और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में पार्टी की तरफ से वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी और कई लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, वहां के कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। राहुल ने कंधे पर वहां पर हाथ रख के सोनिया गांधी का स्वागत किया। जब साथ में लोग जुड़ रहे थे, साथ में लोग चल रहे थे, तो कर्नाटक के बारे में कई सारे प्रश्नों का वहां पर निराकरण की बात कुछ सामने आई और वहां के नेता ने, जो कांग्रेस के नेता है, वहां पर सोनिया गांधी के साथ डिस्कशन किया और भाजपा को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, भाजपा के वहां पर आला कमान को किस तरीके से कर्नाटक से बाहर भेज दिया जाए, उस तरीके की डिस्कशन भी साथ में हुई। डिटेल कुछ ऐसी आई कि कांग्रेस का दक्षिण कनेक्शन क्या है वो विविध न्यूज़पेपर और पोर्टल ने लिखा हुआ है। कांग्रेस का वहां पर दक्षिण कनेक्शन क्या है और वहां पर कांग्रेस किस तरीके से वहां पर सामना कर रही है भाजपा के साथ, इसकी एक डिटेल सामने आई है और सोशल मीडिया पे भी ये मैक्सिमम वायरल हुई है। क्या है डिटेल मैं ये जानूंगा और आपको भी जानना चाहूंगा। तो बता दें कि कर्नाटक से सोनिया गांधी का एक गहरा संबंध भी सामने आया हुआ है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया हुआ है, तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किल से काफी कुछ बाहर निकाला हुआ है, बाहर उबारा हुआ है। भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी दक्षिण भारत की सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो इसी बीच इमरजेंसी के बाद भी वहां पर दक्षिण भारत ने काफ़ी कुछ कांग्रेस को हेल्प किया था। इमरजेंसी के बाद की बात करें तो इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी सरकार चली गई थी इंदिरा गांधी की, तब 1980 में बात वहां पर उस तरीके की आई कि 1980 में अब उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की ज़रूरत थी। उसी बीच वहां पर ऐसे में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से वहां पर चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेडक और यूपी के रायबरेली के नामांकन दाखिल किया हुआ था। तो वहां पर ये सब दक्षिण भारत जो का पूरा इलाका है वहां पर कांग्रेस का दबदबा भी रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली सीट से भी वहां पर छोड़ दी थी, रायबरेली सीट भी वहां पर छोड़ दी थी। इसी बीच अब देखना यह रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस को कितना फायदा दे रही है और
साथ में आए दिन कहीं ना कहीं जगह पे वहां पर इलेक्शन भी वहां पर शुरू होने वाले हैं, तो कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है वो भी देखना पड़ेगा। अब एक बात करें दूसरे न्यूज की तरफ, वहां पर दूसरे स्टेट की बात करें तो कानपुर में एक सबसे बड़ा एक न्यूज पोर्टल है डेली हंट। वहां पर डेली हंट ने एक न्यूज दिया हुआ है एक्सीडेंट का, सबसे बड़ा अब तक का कानपुर का हादसा हुआ है, वो डिटेल हम लोग समझे तो वहां पर कानपुर में डेली हंट पोर्टल ने लिखा हुआ है कि हादसे का मुख्य आरोपी राजू निषाद वहां पर गिरफ्तार हुआ है। किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है वो यहाँ पर उन लोगों ने लिखा हुआ है डेली हंट न्यूज पोर्टल ने, तो वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। और पीकर चला रहा था, दारू पीकर, कुछ शराब पीकर चला रहा था ड्राइवर राजू निषाद। उसने क्या डिटेल दी है वो लिखे तो वो ट्रैक्टर चला रहा था, लेकिन वो दारू पीकर ट्रैक्टर चला रहा था। इसी बीच भीतर गांव में हुआ दर्दनाक एक हादसा और हर किसी को झिझोक कर वहां पर रख दिया। हादसे में करीब 26 लोगों की मृत्यु की आशंका जताई जा रही है, 26 लोग वहां पर मरे हुए हैं। और हादसे का मुख्य आरोपी राजू निषाद को बुधवार देर रात तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर कल रात को उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसने शराब पीकर ट्रैक्टर चलाया था उसको गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं पर अन्य आरोपियों की भी वहां पर गिरफ्तारी की है। लेकिन वहां पर कानपुर में 60 भीतर गांव मार्ग पर हुए हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। आरोपी राजू निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी बीच शनिवार को हुए ये हादसे में 26 लोगों की जान गई और सभी 26 लोग एक ही गांव के थे और ट्रैक्टर खुद राजू चला रहा था और वो नशे में धुत था। कोरथा गांव के इस 4 किलोमीटर दूर वहां पर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई थी और वहीं पर 26 लोगों की मृत्यु की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने घायल लोगों को वहां पर अस्पताल में भर्ती करवाया है और निषाद को ट्रैक्टर मालिक प्रहलाद रामशंकर व उनके साथ कई लोगों को वहां पर रिपोर्ट दर्ज की और वहां पर राजू को और निषाद को वहां पर गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल कुछ दूसरी ऐसी आई है कि पुलिस ने टीम बनाकर मुख्य आरोपी राजू निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि कानपुर में घाटमपुर क्षेत्र में भीतर गांव के बड़ा ये सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। भीतर गांव में भदेव गांव के पास वहां पर श्रद्धालुओं भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और वो ट्रॉली चलाने वाला दारू पी के ट्रॉली चला रहा था और इस हादसे में 26 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब देखना यही रहेगा कि वहां पर प्रशासक जो कार्य कर रहा है वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। डिटेल कुछ सामने दूसरी आई है, वो ऐसी आई है कि पानी में जो मृत्यु हुई है उनमें से कई लाश जो है वो पानी में बह गई थी और हादसे के बाद सैकड़ों ग्रामीण लोग वहां पर भीड़ जुट गई थी और करीब 10 थाने का वहां पर फोर्स भी वहां पर पहुंचा था। तमाम लोग राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं और किसी तरीके से ट्रॉली हटकर वहां पर शव को पानी से निकाला गया और साथ में लोग कई घंटे तक लाशें वहां पर खोजते रहे। 8 बच्चे, 5 किशोरी और 13 महिलाएं वहां पर मरने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 26 लोगों की वहां पर मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। अब देखना यह रहेगा कि राजू को क्या सजा मिल रही है। वो जो राजू ट्रॉली चला रहा था वो दारू पी के चला रहा था और शराब और दारू वहां पर कैसे आई वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और प्रशासक जो कार्य करेगी अब देखना ये रहेगा। अब एक तीसरी न्यूज भी चिंताजनक है और तीसरे न्यूज की तरफ चले तो हम लोग उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में भी ऐसी चिंताजनक एक न्यूज सामने आई है और हिमस्खलन की सबसे बड़ी न्यूज वहां पर सामने आई है। 1 अरब किलो वहां पर बर्फ जो है वो हिमस्खलन में वहां पर ढह गई है और इसमें दब गए उत्तराखंड के 41 लोग वहां पर उत्तराखंड में दब गए हैं। डिटेल कुछ सबसे बड़ी ऐसी है कि उत्तराखंड में ये अब तक की सबसे बड़ी हिमस्खलन की दुर्घटना हुई है और करीब 40 से ज़्यादा लोगों की मरने की आशंका भी जताई जा रही है। 40 से ज़्यादा लोग वहां पर दूर हो गए और उत्तराखंड में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रौपदी डंडा, नाम है उनका द्रौपदी डंडा, की चोटी पर 41 पर्वतारोही हिमस्खलन की चपेट में आ गए हैं और इसी बीच इनमें से 10 की वहां पर कहां पर है वो पता नहीं चल रहा है। भास्कर की एक डिटेल जो सामने आई है, दैनिक जागरण ने और दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट सामने लाई है, वो सबसे बड़ी उत्तराखंड की वहां पर घटना हुई है वो लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तराखंड में हिमस्खलन की चपेट में कैसे आए 41 पर्वतारोही। और इसी बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के 41 पर्वतारोही द्रौपदी डंडा के पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे।
इनमें से 34 ट्रेनी थे और 7 जो है वो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर थे, मीन्स शिक्षक थे वहाँ पर। और उन लोगों की 41 लोगों की वहाँ पर कहीं पर मौत हुई है तो कहीं दूर खो गए हैं। डिटेल जो सामने आई है और दैनिक भास्कर ने लिखा हुआ है कि सभी मंगलवार सुबह 4 बजे 5,670 मीटर वहां पर यानी 18,000 फीट से ज़्यादा की ऊंची पर वहां पर थे और द्रौपदी पर्वत की चोटी पर वहां पर ये 41 लोग वहां पर पहुंचे थे। और वापस लौटते समय सुबह करीब 8 बजे के आजू बाजू वहां पर एक हिमस्खलन हुआ और हिमस्खलन की चपेट में सभी लोग आ गए। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि इनमें से 10 लोग जो थे वो पर्वतारोही के शव बरामद हो चुके हैं। 10 लोगों वहां पर के मृत्यु की आशंका जताई थी, वो 10 लोगों के शव जो है वो बरामद हो चुके हैं। अब तक 14 लोग वहां पर घायल भी हुए हैं और 10 लोग वहां पर मरने की पुष्टि की गई है, जबकि 27 लोग अभी लापता है और घटनास्थल पर केदारनाथ से करीब 340 किलोमीटर की दूरी है। केदारनाथ से ये जो वहाँ पर जो पर्वतारोही है वो 340 किलोमीटर दूर थे और हाल ही में केदारनाथ मंदिर के पीछे भी वहाँ पर हिमस्खलन हुआ था और इसी बीच लेकिन वहाँ पर मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक डिटेल जो दैनिक भास्कर ने और दैनिक जागरण ने लिखी हुई है कि सवाल ये है कि वहाँ पर हिमस्खलन क्यों होता है, तो वो डिटेल हम लोग यहाँ पर समझे तो बर्फ या पत्थर के पहाड़ की ढलान से तेजी से नीचे गिरने को हिमस्खलन या आंकलाव कहते हैं। और हिमस्खलन के दौरान बर्फ, चट्टान, मिट्टी और अन्य चीजें किसी पहाड़ से नीचे आती है और तेजी से वहां पर फिसलती है। बर्फ है जो बर्फ वहां पर पिघलती है उसको भी हिमस्खलन करते हैं। और वहां पर हिमस्खलन आमतौर पर तब शुरू होता है जब किसी पहाड़ की ढलान पर मौजूदा बर्फ या पत्थर जैसी चीज उनके आसपास से ढीली हो गई हो और ढीली हो जाती हो। उसी के बाद ये तेजी से ढलान के नीचे मौजूदा लोग और चीजों को इकट्ठा करके वो नीचे फेंकती है और गिरने लगती है। इसको हिमस्खलन कहते हैं। चट्टानों या मिट्टी के स्खलन को भी भूस्खलन भी कहते हैं। तो इस तरीके से वहां पर 41 लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिनमें से 10 लोगों की मृत्यु की आशंका जताई जाती है। चट्टानों की हिमस्खलन, इनमें से बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े भी वहां पर हुए हैं और वहीं पर मंदिर में भी काफी नुकसान काफी तरह हुआ है, ऐसी कुछ डिटेल सामने आई है। हिमस्खलन इनमें से बर्फ पाउडर या बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में वहां पर होती है, तो कई लोग वहां पर जो है वो अकस्मात से घायल भी वहां पर हुए हैं। मलबे के हिमस्खलन, इसमें से पत्थर और मिट्टी की समेत कई वहां पर मटेरियल भी शामिल हुआ है। तो अब देखना ये रहेगा कि ये 41 जो पर्वतारोही है उनमें से कितने लोगों की मृत्यु होती है और कितने लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। अब एक बात करें दूसरे न्यूज़ की तरफ, वहाँ पर दूसरा बंगाल की भी एक सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आई है और वहाँ पर टाइम्स नाउ ने एक डिटेल सामने दी है। वहाँ पर टाइम्स नाउ जो न्यूज़ पोर्टल है उन्हें एक बंगाल की न्यूज़ लिखी है। वो सबसे बड़ी न्यूज़ वो है कि बंगाल में भी दुर्गा विसर्जन के दौरान 8 लोगों की मौत हुई है और किस तरीके से ये 8 लोग मरे हुए हैं उसमें टाइम्स नाउ ने कुछ डिटेल सामने रखी है। वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि जलपाईगुड़ी की मल नदी का जल स्तर बढ़ने से ये एक हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। 20 से 25 लोग वहाँ पर भी लापता है अभी। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन में के दौरान ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है। इस साल का ये बंगाल में सबसे बड़ा हादसा माना जाता है क्योंकि वहाँ पर 20 से 25 लोगों की वहाँ पर मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और 20 से 25 लोग वहाँ पर लापता भी हुए हैं। डिटेल जो यहाँ पर न्यूज़ पोर्टल ने दिखाई है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान सबसे बड़ा ये हादसा हुआ है और मूर्ति विसर्जन के दौरान मल नदी के तेज बहाव के चलते हुए 8 लोगों के वहाँ पर डूबने की भी आशंका जताई है। वहाँ पर 8 लोगों की मृत्यु भी साथ में हुई है और जलपाईगुड़ी के एसपी देवर्षि दत्ता ने बताया हुआ है कि अभी तक 20 से 25 लोग वहां पर लापता है और हादसे की जानकारी मिलते ही वहां पर एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, मौके पर पहुंच गई और जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही में राहत और बचाव कार्य भी जारी है और जानकारी के मुताबिक देर शाम लोग मल नदी के मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे और इसी बीच ये हादसा हुआ और इस दौरान नदी में तेज बहाव आ गया। मूर्ति विसर्जन के लिए पानी में घुसे कई लोग इसकी चपेट में आ गए
और जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल जो एनडीआरएफ की टीम है वहां पर मौके पर पहुंची, लेकिन अभी भी 20 से 25 लोग लापता होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही मैं बता दें कि जलपाईगुड़ी हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर सबसे बड़ा दुख जताया हुआ है और पीएमओ से एक मैसेज आया है और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है कि दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे में मैं बहुत दुखी हूं और अपनों को खोने वाले प्रति मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूं। इसी बीच अब देखना यह रहेगा कि वहां पर कर्नाटक की सरकार और बंगाल की सरकार वहां पर क्या कड़े प्रशासक नियम बना रहे हैं। अब एक बात करें पांचवें न्यूज़ की तरफ, और पांचवा न्यूज़ जो है वो हम लोग राजस्थान से चुनेंगे। राजस्थान में भी अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और वहां पर दैनिक भास्कर जो पोर्टल है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी एक डिटेल लिखी है और वो भी बजट और इन्वेस्टमेंट के बारे में। वहां पर राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, अशोक गहलोत वहां पर सीएम है, तो वहां पर एक इन्वेस्टमेंट समिट में जुटी ब्यूरोक्रेसी का एक न्यूज़ सामने आ रहा है। क्या कर रहे हैं राजस्थान के गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार, उसके बारे में जो डिटेल समझे तो अब तक की ये सबसे बड़ी न्यूज़ वहां पर राजस्थान की मानी जाती है कि वहां पर की ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम में जुट गई है और इन्वेस्टमेंट समिट की कामगिरी में वहां पर व्यस्त हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी। डिटेल कुछ ऐसी सामने दैनिक भास्कर ने लिखी है कि ब्यूरोक्रेसी में लौटा विश्वास और सचिवालय में आई काम की तेजी, और यूं तो ब्यूरोक्रेसी के लिए माना जाता है कि वहां पर राजनीतिक उठक पटक से वो दूर रहती है, लेकिन कहीं पर वहां पर अभी तक अशोक गहलोत वहां पर सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, राजस्थान में सबसे बड़ी उथल पुथल मानी जाती थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट की वजह से सब लोग अभी आईपीएस आईएएस ऑफिसर काम में जुट गए हैं और उन लोगों को विश्वास भी आ गया है कि कांग्रेस की सरकार अभी राजस्थान में काम करेगी। डिटेल जो सामने आई है और दैनिक भास्कर ने लिखा हुआ है। इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे पहला असर ब्यूरोक्रेसी के चेहरे पर दिखाई देता है। इसी में अक्सर हर सरकार में कुछ न कुछ अफसरों का सरकार और मुख्यमंत्री को बेहद करीब माना जाता है। तो गहलोत सरकार कुछ जाने वाली थी कांग्रेस में, अभी राजस्थान में अशोक गहलोत जो है वो राजीनामा देने वाले थे। इसी बीच वहां पर इन्वेस्टमेंट जो सबमिट हो रहा है उसमें जो डिटेल सामने आई है वो ऐसा बोल रहे थे कई अफसरों और सरकार वहां पर मुख्यमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं और कुछ अफसरों को बहुत ही बुरा वहां पर ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक लीडरशिप के बीच गहरे संबंध भी उसका माना जाता है और संबंध होते हैं। इसी बीच 25 सितंबर को वहां पर 92 विधायकों द्वारा इस्तीफा सौंपने का एक घटना हुई थी, एक घटना बनी थी। तो वहीं पर ब्यूरोक्रेसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लग गया था। इसी बीच इन्वेस्टमेंट संविधान को लेकर सचिवालय में सन्नाटा व्यापा हुआ था। तब आला अफसर सामान्य फाइलें के अलावा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे कोई भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज बदलने की वहां पर दिखाई दे रही और सहज होने से वहां पर माहौल कुछ अलग हो गया है और ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर से तेज गति से काम करने जुट गई है। डिटेल वहां पर सचिवालय की ले तो वहां पर सचिवालय में फिर से रौनक लौटी है और आला अफसर अभी इन्वेस्टमेंट समिट के काम में जुट चुके हैं। कुछ सीनियर आईपीएस ऑफिसर जब भास्कर से डिटेल बात कर रहे थे तो भास्कर ने एक रिपोर्ट दर्ज की और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ दी है कि इस विषय पर बातचीत की उनको यही कहना था कि राजनीतिक नेतृत्व अंततः ब्यूरोक्रेसी का एक बॉस होती है और मुख्यमंत्री उस बॉस के रूप में वहां पर प्रमुख चेहरे होते हैं। तो इस पद पर बैठे राजनेता आने जाने बदलने और वहां पर कोई भी हलचल होती है तो सबसे बड़ा जो काम रहता है वो ब्यूरोक्रेसी का रहता है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर का रहता है। तो अभी अशोक गहलोत की सरकार वहां पर काम कर रही है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट समिट जरूर होगी और आला अफसरों का कहना है कि कोई भी राजनीतिक नेतृत्व अगर वहां पर अस्थिर होता है, माइंडसेट से काम नहीं करता है, तो इन्वेस्टमेंट समिट कैसे होगा वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क माना जाता था। लेकिन अब तक की समाचार सुने और ब्यूरोक्रेसी की बात सुने तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट बहुत जोर शोर से होने वाला है और नए जिले से बड़े कार्यों का ध्यान भी केंद्रित हो रहा है। अभी राजस्थान सरकार किस तरीके से कार्य करती है वो डिटेल न्यूज़ पोर्टल ने लिखा हुआ है, दैनिक जागरण ने लिखा हुआ है।
तो इसी में यह बात बहुत साफ हो चुकी है कि राज्य में कोई राजनीतिक अस्थिरता अब नहीं है। राजस्थान सरकार जो है वो, गहलोत सरकार जो है वो कड़ी कार्यवाही भी काफ़ी कुछ कर चुकी है। तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को अब ये मानना साफ है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट जो होने वाला है, सबसे बड़ा राजस्थान का इन्वेस्टमेंट समिट होता है, वहाँ पर आला अफसर और इन्वेस्टर सबसे बड़ा राजस्थान स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा होता है और इस बार भी होगा। अन्यथा मुख्यमंत्री के स्तर पर अगला बजट तय समय से 1 महीना पहले ही पेश करने जैसी गंभीर बात अब नहीं कही जाती। लेकिन बात कुछ ऐसी सामने आई है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वयं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्वेस्टमेंट समिट की कमान अपने हाथ में फिर से ले ली है। तो यह समिट जो है वो 6-7 अक्टूबर को होने वाली थी, तो वो टाइम सर होगी। आज और कल वहाँ पर काफ़ी सारी वहाँ पर प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने आज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा भी की है और कई कार्यवाही भी शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव कुलदीप रांका वहाँ पर विभिन्न विभागों से, अफसरों से मिल रहे हैं और जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके वहाँ पर जो बिजनेस पार्टनर्स आए हैं, बिजनेस ऑनर्स को वहाँ पर मिल रहे हैं और किस तरीके का इन्वेस्टमेंट राजस्थान सरकार कर रहे हैं, और उसी के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे वहाँ पर सीएम जो है मुख्यमंत्री गहलोत वो उन लोगों को मिल रहे हैं। अब देखना यह रहेगा कि बैठक में बताया गया था कि करीब 74% बजट की घोषणा पूरी हो चुकी है और 90% योजनाओं की कार्यदेश भी वहां पर जारी हो चुकी है। तो एक बार फिर से राजस्थान सरकार जो है वो अपलिफ्ट हो रही है, ऐसा वहां पर न्यूज़ पोर्टल ने लिखा है। लगभग एक बात वहां पर तय है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा की तेजी वहां पर सामने दिखी है और मुख्य सचिव उषा शर्मा की नौकरशाही में विगत ऐसी कुछ आई है कि 35 वर्षों की गैर राजनीतिक पहचान है उनकी, और उनकी लीडरशिप पे लगातार दूसरा बजट जो है वो राजस्थान में हो रहा है। तो राजस्थान कई जगहों पर स्टेट में अव्वल आया हुआ है और लगातार अगले बजट के आने तक वहां पर वो उषा शर्मा जो है वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बनी रहेगी। अब देखना यह रहेगा कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को किस माहौल तक ले जाती है। अशोक गहलोत किस तरीके से इन्वेस्टमेंट समिट को वहां पर कुछ तरीके से देख रहे हैं और वहां पर आला अफसर जो है वो राजस्थान को कौन से लेवल पे पहुंचाएंगे, वो सभी न्यूज़ बने रहेंगे। एक बात करें दूसरे न्यूज़ की तरफ और छठे न्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात करनी है मुंबई की। मुंबई में भी और महाराष्ट्र की एक बात करें, और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर है नई दुनिया, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया हुआ है। फ्रंट पेज पे ऊपर ये एक मुद्दा वहाँ पर मुंबई का सामने आया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़े तो वहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अंबानी फैमिली। उनका एक सबसे बड़ा न्यूज़ सामने आया हुआ है। अंबानी फैमिली को एक वहाँ पर धमकी मिली है, तो वहीं पर नई दुनिया न्यूज़पेपर ने कुछ लिखा हुआ है, वो यहाँ पर हम लोग समझे तो अंबानी फैमिली को फिर से जान से मारने की एक धमकी मिली है और रिलायंस अस्पताल में 2 बार वहां पर एक फ़ोन आ चुके हैं और 8 दिन पहले भी मुकेश अंबानी के घर पर एक धमकी भरा फ़ोन आया था और अब मुकेश अंबानी को Z+ की सिक्योरिटी भी वहां पर दी गई है। किन लोगों ने ये फ़ोन किया और किन लोगों ने ये धमकी दी है रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को, वो यहाँ पर समझे तो वहीं पर वो नई दुनिया न्यूज़पेपर है, उनका एक स्टेटमेंट समझे तो डिटेल कुछ ऐसी यही है कि मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को फिर से वहां पर बम से उड़ाने की एक धमकी मिली है और हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर अनजाने शख्स ने 2 बार कॉल किया, जिसमें से कॉलर ने अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी। और जब पहली बार कॉल आज दोपहर 2 बजे और 1 बजे के आजू बाजू आया तो दूसरा कॉल शाम को 5 बजे भी वहां पर लैंडलाइन पे आया। इसी बीच जो डिटेल सामने आई है वो 2 बार फ़ोन आए। इसके बाद अस्पताल और वहाँ पर एंटीलिया जहाँ पर मुकेश अंबानी का घर है, मुकेश अंबानी जहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई दी गई है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि कॉलर के वहाँ पर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को जान से मारने की धमकी दी गई है और फ़ोन करने वाले ने एंटीलिया को भी उड़ाने की एक धमकी दी थी। डिटेल जो सामने आई है वहाँ पर न्यूज़ पोर्टल नई दुनिया और टाइम्स नाउ जो लिख रहा है वो कुछ ऐसा लिख रहा है कि इससे पहले भी कई बार अंबानी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी दे चुके हैं कई लोग। तो 15 अगस्त के दिन भी एक शख्स ने कॉल करके वहाँ पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी दी थी।
हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया था, लेकिन अगस्त में आए एक 8 कॉल वहां पर आए हुए हैं। तो वहीं और स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और लैंडलाइन नंबर पर वहां पर धमकी भरे 8 कॉल आए थे, उसी पर भी प्रशासक कार्य करेगा। लेकिन अब देखना ये रहेगा कि ये जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं और किस लोगों ने ये कॉल किया हुआ है। यहीं पर काफ़ी सारी नज़र रहेगी न्यूज़ चैनल की और न्यूज़ पोर्टल भी। इसी बीच एक 7वें न्यूज़ की तरफ हम लोग चले। गुजरात के एक सबसे बड़े जो न्यूज़ आ रहे हैं वो हम लोग समझे तो वहीं पर दिव्य भास्कर और गुजरात समाचार ने एक नकली नोट का पर्दाफाश किया हुआ है, उसके न्यूज़ सामने आ रहे हैं। कई सारे पोर्टल में भी ये न्यूज़ सबसे बड़ा माना जाता है और गुजरात की अब तक की न्यूज़ नकली न्यूज़ रैकेट का एक सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें गुजरात समाचार ने एक डिटेल दी है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़े। तो डिटेल कुछ ऐसी आई कि अब तक की 317 करोड़ के नकली नोट अब जब्त किए गए हैं। ये जो फिगर जो बता रहे हैं वो 317 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए हैं। गुजरात की क्या है डिटेल, क्योंकि अभी जो है वो वहाँ पर इलेक्शन का गुजरात में माहौल चल रहा है। कई दिग्गज नेता जो है वहाँ पर आला कमान के साथ वहाँ पर फौज कर रहे हैं। इसी बीच पहले रेड में वहाँ पर 25 करोड़ रुपीस वहाँ पर मिले थे। अब गुजरात के सूरत जिले में पुलिस ने एक नकली नोट का एक पूरा का पूरा रैकेट वहां पर पर्दाफाश किया है। इसी बीच वहां पर इसके तहत अलग अलग जगहों पे 317 करोड़ 98 लाख रुपीस 317 करोड़ और 98 लाख रुपीस की नकली नोट भी वहां पर गुजरात के सूरत जिले में के आजू बाजू में वहां पर जब्त की है। इसके तहत अलग अलग जगहों पे वहां पर जो अभी कार्यवाही हो रही है उसमें गुजरात समाचार ने जो डिटेल दी है, इसके साथ ही वहां पर पुलिस ने मुंबई के मास्टरमाइंडेड विकास जैन नाम है उनको गिरफ्तार किया है। उसके सहित 6 लोगों को भी वहां पर गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि यह लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए वहां पर ट्रस्ट और आयोग के नाम पर लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करते थे और फिर वो अलग अलग ट्रस्ट में और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि आरोपियों की पहचान हितेश परसोत्तम कोटियाल, दिनेश लालजी पोशिया, विपुल हरीश पटेल और विकास के लिए इन लोगों को वहां पर पकड़ा गया है। और दीनानाथ राम कोविंद करके यादव उनका नाम है, जो सबसे बड़ा उनको पकड़ा गया है वो उनका नाम है दीनानाथ। अनुज शर्मा की को वहां पर एक साथ में वहां पर पकड़ा गया है। लेकिन देखना यह रहेगा कि इसमें गुजरात सरकार अब क्या कार्य करेगी और पुलिस ने ये लोगों को पकड़ा है तो वो किसके इशारे पर ये काम करते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, ये था हमारा समाचार का सच, जिसमें हम लोगों ने दिखाई बड़ी घटना, स्टेट की नई बड़ी घटना होती है वो हम लोग दिखाते हैं और सबसे बड़े न्यूज़ है उनका थोड़ा बहुत आकलन करके आपको दिखाते हैं समाचार का सच। कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।